बच्चों आज जो हम करने वाले हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है पहले ही आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो जो भी मेरी हैं वो सारी आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो एसएचजी आपके पास है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है ये आपको बताना है। जो ऑप्शन है आपको वो दिए गए हैं, +1.0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट, -1.0 वोल्ट और 0.5 वोल्ट। अगर हम बात करते हैं एसएचजी की, तो एसएचजी आपने पढ़ा होगा, शक्यता श्रेणी में मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था कि जो ई नॉट सेल का मान होता है, जो ई नॉट सेल का मान होता है एसएचजी के लिए वो कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कैथोड पर, एनोड पर, इलेक्ट्रोलाइट में, लवण सेतु में। तो चार ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं ये हमें बताने हैं गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो मैंने जो आपको वीडियो पढ़ाई थी उसमें गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा था और एक शॉर्ट एंड ट्रिक हमने पढ़ी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, वो शॉर्ट एंड ट्रिक का नाम था लोन, यानी LOA और N। तो ये चार हमने पढ़े थे। L का मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब ऑक्सीकरण, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो एनोड होगा उस एनोड का क्या होगा, उस एनोड का ऑक्सीकरण होगा। यानी ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है यानी एनोड पर, ये राइट हो जाएगा। तो आई होप ये सेकंड पार्ट जो है, यानी सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा ईंधन सेल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ईंधन सेल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए है ZnC सेल, ऑप्शन नंबर बी है Hg सेल, तीसरा जो ऑप्शन है H2O2 सेल और चौथा जो ऑप्शन है वो है NiCd सेल। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ईंधन सेल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि ईंधन सेल में हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, H2 और O2। इस H2O2 सेल को हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाएगा राइट। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये नॉर्मली पूछा गया था ईंधन सेल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसी गैल्वेनिक सेल का ई नॉट सेल धनात्मक है तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यानी कोई गैल्वेनिक सेल आपको दी है जिसका ई नॉट सेल का मान कैसा है, धनात्मक है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। अगर हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या था जहाँ पे हमारे पास गिब्स मुक्त ऊर्जा और ई नॉट सेल के मध्य संबंध था, तो आपने पढ़ा था वो क्या था, डेल्टा G नॉट इजिकल टू -NF(E0 सेल, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ई नॉट सेल का मान जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक दिया हुआ है। अब अगर ई नॉट सेल का मान धनात्मक होगा तो इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, इस फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। यानी डेल्टा G नॉट यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोलर चालकता की इकाई है। यानी यहाँ पे आपको यूनिट बतानी है, मोलर चालकता की इकाई है और ये हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट हमने इसको पढ़ा था कि लैम्डा एम, यानी जो मोलर चालकता है उसको हम शो करते हैं किससे, मोलर चालकता को हम शो करते हैं लैम्डा एम से। और लैम्डा में हमने पढ़ा था कि इसकी जो इकाई होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और ये देखते हैं, कौन सी धातु H2SO4 तनु से क्रिया ब्रैकेट में सामान्य अवस्था में नहीं करेगी।
तो ये क्वेश्चन जो आया है वो सकेता श्रेणी से आया है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, Mg, Na, Zn और Cu। तो सकेता श्रेणी में आपने पढ़ा था, सबसे ऊपर मैंने जो यूज किया था वो क्या यूज किया था, सबसे ऊपर मैंने यूज किया था लिथियम, सबसे ऊपर लिथियम। इसके बाद हमारे पास कौन था, H था, और लास्ट में हमारे पास Au यानी गोल्ड था। तो आपको पता है अगर सबसे ऊपर लिथियम है और सबसे नीचे क्या है, गोल्ड है, तो मैंने आपको पढ़ाया था जो भी धातुएं H से ऊपर हैं, H से ऊपर हैं, वो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं। H से नीचे वाली जो धातुएं हैं ये अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, ये हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चन हमारे पास जो वो क्या है, कौन सी धातु H2SO4 से क्रिया नहीं करेगी। तो जो भी धातुएं H से ऊपर आती हैं वो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं, और जो भी धातुएं H से नीचे आती हैं तो H से नीचे जो भी धातु आएगी वो क्रिया नहीं करेगी। इन 4 ऑप्शन में देखें तो Mg, Na, Zn और Cu। तो हमने सकेता श्रेणी में पढ़ा था H के नीचे क्या आता है, Cu आता है। इसका मतलब है कि ये जो Cu धातु है ये अम्ल से क्रिया नहीं करेगी, और बाकी जो बचती हैं 3 धातु Mg, Na और Zn, ये तीनों धातुएं जो है H से ऊपर आती हैं श्रेणी में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अपचायक क्षमता बढ़ने का सही क्रम है। अब यहाँ पे आपको E0 सेल का मान दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, तत्व दिए हैं। अब अगर आपको सकेता श्रेणी याद होगी तो ये हो जाएगा, और अगर याद नहीं है तो नहीं होगा। अब इन 4 में से हमें बताना है कौन सा तत्व भाई ऊपर होगा, कौन सा तत्व नीचे होगा, उस हिसाब से हम क्रम को लगा पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इन 4 में से कौन सा तत्व ऊपर आता है। तो इन 4 में से सबसे ऊपर आता है K, उसके बाद Mg, उसके बाद Zn और उसके बाद Fe। ये 4 तत्व को मैंने एक क्रम में लगा दिया है। सबसे ऊपर K है यानी पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर जिंक है और फिर आयरन है। इसके बाद हमें बताना है अपचायक क्षमता का बढ़ने का सही क्रम है। तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा था, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक जो गुण है वो क्या होता है, घटता है। अपचायक गुण घटता है। इसका मतलब है कि अगर अपचायक गुण घटेगा तो सबसे कम अपचायक गुण किसका होगा, Fe का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का। इसका मतलब है पोटेशियम का अपचायक गुण इन 4 में सबसे अधिक होगा। अब आपके पास ऑप्शन ए और बी में देखें तो पोटेशियम आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में Mg है, ऑप्शन नंबर डी में Zn है, तो Mg और Zn वाला तो नहीं होगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और बी में कौन सा राइट होगा। तो पोटेशियम के बाद क्या आना चाहिए, मैग्नीशियम आना चाहिए। तो मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, आयरन पर जंग रोकने की उत्तम विधि है। यानी आपको क्या करना है, जो आयरन है यानी जो आपके पास लोहा है उसमें हमें जंग लगाने से रोकना है। तो रोकने के लिए इन 4 में से उत्तम विधि कौन सी होगी। तो अब इन 4 में से उत्तम विधि हमें ढूंढनी है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मान लो एक लोहे का ये एक टुकड़ा है, इस टुकड़े के ऊपर अगर मैं कोटिंग यानी लेपन कर देता हूं, यानी इसके ऊपर अगर लेपन यानी कोटिंग कर देता हूं जिंक की, तो जिंक की कोटिंग करने पर क्या होगा, ये लोहे को जंग से बचाएगा। यानी जो Zn है वो लोहे की रक्षा करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण बोलते हैं। यानी जब लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण बोलते हैं। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो है आयरन का गैल्वनीकरण करना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और चीज है, हमारे पास जो लोहा है अगर मैं उसके ऊपर Sn की परत चढ़ा दूं, Sn यानी टिन, अगर Sn की परत मैं चढ़ा दूं तो इसको बोलते हैं टिनीकरण। यानी अगर Sn की परत हम चढ़ा दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिनीकरण। टिनीकरण या टीनन भी बोल देते हैं, टीनन यानी टीनन या टिनीकरण दोनों बातें एक ही हैं। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, अगर लोहे के ऊपर Zn की परत को चढ़ाया है तो गैल्वनीकरण, और अगर लोहे के ऊपर Sn यानी टिन की परत को
चढ़ाया है तो उसको हम टीनन या फिर टीनीकरण भी बोलते हैं। अब यहाँ से मुझे एक बात है जो आपको और बतानी है, और वो बात क्या है सुने। वो बात है सकेता श्रेणी पे बेस्ड। यानी एक बात का ध्यान रखेंगे, मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, लोहा यानी हो गया हमारे पास Fe। तो ये ध्यान रखेंगे जो भी सकेता श्रेणी में आयरन से ऊपर तत्व होंगे, जो भी तत्व आयरन से ऊपर होंगे उनकी परत को चढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी तत्व आयरन यानी लोहे से ऊपर होंगे श्रेणी में, जो श्रेणी मैंने आपको पढ़ाई है मैं उस श्रेणी की बात कर रहा हूं। किसी किसी बुक में वो श्रेणी अपोजिट है, यानी ऊपर वाला तत्व नीचे है और नीचे वाला तत्व ऊपर है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं जो श्रेणी मैंने पढ़ाई है उस श्रेणी में जो भी तत्व आयरन से ऊपर होगा उसकी परत आपको चढ़ानी है। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई हमारे पास है E0 सेल का मान दिया है, एक का सपोज करो 2 है और एक का E0 का मान जो है वो दिया है -3, तो कौन से की परत चढ़ाई जाएगी इस लोहे के ऊपर। तो हमने पढ़ा था कि भाई जो डाटा है ऊपर वाला माइनस में रहेगा, फिर उसके बाद SHG का 0 आ जाएगा और लास्ट में डाटा सारे प्लस में रहेंगे। इसका मतलब जो भी तत्व सबसे ऊपर है उसकी वैल्यू माइनस में होगी और जो भी तत्व सबसे नीचे है उसकी वैल्यू प्लस में होगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो माइनस वाला है इसकी परत चढ़ाई जाएगी, यानी E0 जिसका मान 2 दिया है और E0 जिसका मान -3 दिया है, तो -3 वाले की परत चढ़ेगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बोला है E0 का मान 2 और -3, हालांकि ये मान ऐसे नहीं होते, बट फिर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एक और चीज मान लेते हैं, सपोज करो कि मैं ऐसी लेट कर रहा हूं कि जो आयरन है उस आयरन का जो E0 सेल का मान दिया है, सपोज करो आयरन का E0 सेल का मान दिया है आपको -2 दिया है, और हमारे पास 2 तत्व दिए हैं, एक तो है A और एक है B। इसका मान लेते हैं E0 जो दिया है, E0 का मान दिया है इसका -3, और जो सेकंड B है इसका E0 का मान लो दिया है सपोज करो या मान लो +2 दिया है। अच्छा अब देखें यहाँ पे E0 सेल का मान -2 दिया है किसका, Fe का, और यहाँ पे E0 सेल का मान जो है A का वो कितना दिया है, -3 दिया है। तो जिसका मान माइनस में ज्यादा है इसका मतलब वो श्रेणी में ऊपर होगा, तो इसका मतलब है इस A वाले की परत जो है आयरन के ऊपर चढ़ाई जाएगी। ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, हमें लोहे पर उसकी परत चढ़ानी है जो सकेता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा, या मैं बोल सकता हूं जिसका मान E0 का माइनस में सबसे ज्यादा होगा, या मैं ओवरऑल बोल सकता हूं मैथ के बेसिस पर जिसका E0 सेल का मान सबसे कम होगा उसकी परत जो है चढ़ाई जाएगी। तो आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका जो है आंसर जो है फाइनल हमारे पास क्या आया, इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया A यानी गैल्वनीकरण, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साम्यावस्था में सेल का EMF होगा। तो ये आपको बताना है साम्यावस्था में सेल का EMF कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, या 1.1 होता है, या फिर 2 होता है। तो देखें साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब होता है जब दोनों तरफ की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। यानी जब आपने पढ़ा था कि आपके पास 2 बीकर थे, 2 बीकर में एक में हमने Zn और एक में कॉपर रखा हुआ था, अगर दोनों की सांद्रताएं जो हैं यानी दोनों की सांद्रता अगर बराबर हो जाएगी, बराबर का मतलब ये नहीं है कि भाई इक्वल होनी चाहिए, सांद्रता स्थिर होनी चाहिए। तो जब सांद्रता स्थिर हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो साम्यावस्था में आ गई, रिएक्शन जो है साम्यावस्था में आ गई। और साम्यावस्था में जो सेल का EMF होता है वो ध्यान रखेंगे वो कितना होता है, 0 होता है। यानी जब दोनों तरफ की सांद्रताएं स्थिर हो जाएंगी तो उस केस में जो विभव है यानी जो E सेल है उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, यानी जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर A है वो आपका राइट हो जाएगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपके पास है वो है सीसा सेल को आवेशित करने पर, यानी जब सीसा सेल है, यानी सीसा का मतलब लेड, तो जब लेड सेल को आवेशित करने पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, PbO2 घुलता है, H2SO4 पुनः बनता है,
PbSO4 बनता है और H2SO4 समाप्त हो जाता है। तो एक बात का ध्यान रखना, लेड सेल जो मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने उसमें आपको ओवरऑल रिएक्शन दी थी 2 लास्ट में। मैंने कहा था ये जब सेल काम करना शुरू करेगी तो रिएक्शन होगी पहले वाली, और जब सेल को हम क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे यानी सेल को आवेशित करेंगे, तो उस केस में रिएक्शन पलट जाएगी और सेकंड वाली जो रिएक्शन है वो आपकी राइट मानी जाएगी। तो जब बैटरी काम करेगी तो रिएक्शन अलग है, और जब बैटरी को हम चार्ज करेंगे तो रिएक्शन पलट जाएगी, और जब रिएक्शन पलटती है तो तब आपने वहां पे रिएक्शन देखी होगी कि वहां पे H2SO4 जो है वो पुनः बन जाता है दोबारा। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी H2SO4 पुनः बनता है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, ठीक है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दिया है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मूलरता पर, इन सभी पर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो पाठ आप पढ़ रहे हैं इस पूरे पार्ट के अंदर जो विभव है वो धातु की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी और विलयन की मूलरता पे भी। जैसे आपने पढ़ा था मानक, तो मानक में आपने क्या यूज किया था, मानक में आपने लिया था भाई टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मानक में सांद्रता 1 मोलरता होनी चाहिए, और जो वायुमंडलीय दाब है 180 m यानी 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो विभव का मान है वो टेम्परेचर पे, मोलरता पे और दाब पे, तीनों पे निर्भर करता है। अब बात करते हैं भाई धातु हमारे पास किस टाइप की होगी, तो इसका मतलब है जिस जिस टाइप की हमारे पास धातु हैं, क्योंकि सभी धातु के गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है विभव का मान जो है वो धातु की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर है आपके पास वो क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इन सभी पर। तो अब जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण आसानी से होगा, यह आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है वो सकेता श्रेणी से आया है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हीं का ऑक्सीकरण होता है। तो सिंपल सी बात है, जिसका अपचायक गुण सबसे अधिक होगा उसका ऑक्सीकरण भी सबसे जल्दी होगा। तो देखें सकेता श्रेणी की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो अपचायक गुण हैं, जो अपचायक गुण हैं वो घटता है, अपचायक गुण घटता है। इसका मतलब है कि अगर ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण घटेगा तो यानी ऑक्सीकरण भी घटेगा। इसका मतलब जो भी धातु सबसे ऊपर होगी उसका ऑक्सीकरण सबसे जल्दी होगा, और जो धातु नीचे होगी उसका ऑक्सीकरण देर से होगा। इसका मतलब हुआ कि 4 धातु हमारे पास दी हुई हैं, Cu, Ag, Al और Pt। तो अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी धातु ऊपर होगी और कौन सी धातु नीचे होगी। यानी हम क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर जो धातु आएगी इन चारों में ऊपर सबसे धातु होगी Al, Al के बाद होगा कॉपर, कॉपर के बाद होगा Ag और इसके बाद होगा Pt। तो ये क्रम हो जाएगा। इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाने पर इनका अपचायक गुण घटेगा, और क्योंकि अपचायक गुण घटेगा तो यानी ऑक्सीकरण गुण भी घटेगा। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी As सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Pt सबसे लेट निकालेगा, यानी Al का जो ऑक्सीकरण है वो सबसे जल्दी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 13 में दिया है एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है जब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। दोनों सेल आपने पढ़ी है, विद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल भी आपने पढ़ी है और विद्युत अपघटनी सेल भी आपने पढ़ी है। अब आपको ये बताना है कि गैल्वेनिक सेल कब जो है विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने पढ़ा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ जाता है, वो एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, ये आपने पढ़ा है। और जो विद्युत धारा है यानी जो करंट है वो अपोजिट जाता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनमें आपको देखें ऑप्शन नंबर ए में दिया है ई सेल बराबर 0,
ई सेल जीरो कब होगा, जब रिएक्शन कैसी होगी, साम्यावस्था में होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल का मतलब क्या है, सुने। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि हम बाहर से विभव लगाना चाह रहे हैं, बाहर से। तो जब बाहर से विभव लगाया जाएगा, मान लो आपके पास ये कैथोड है, इसकी साइड से मैं विभव को लगाऊंगा, तो इसको मैं बोल दूंगा ई एक्सटर्नल, यानी बाहर से विभव लगाया जा रहा है। तो जब बाहर से विभव लगाया जाएगा तो सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। अपोजिट का मतलब है जो गैल्वेनिक सेल है वो विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तित हो जाएगी। कब होगी, जब बाहर का जो विभव है अगर मैं उसका मान ज्यादा कर दूंगा, किससे, जो इंटरनल विभव है यानी ई सेल है, इससे अगर मैंने ज्यादा कर दिया यानी ज्यादा ऐसे, तो ई एक्सटर्नल का मान अगर ज्यादा होगा किससे, ई सेल से, तो उस केस में जो रिएक्शन है वो पलट जाएगी, यानी जो विभव है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी जो गैल्वेनिक सेल है वो विद्युत अपघटनी सेल की तरह व्यवहार करने लगेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है वो राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं किस चीज की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये न्यूमेरिकल है। देखें ई नॉट Zn का जो दिया है -0.76 वोल्ट दिया है, ई नॉट Fe का जो दिया है वो कितना दिया है, -0.44 वोल्ट है। अब यहाँ पे जिंक की सांद्रता दी है कितनी, जिंक की सांद्रता दी है 1m, और यहाँ पे जो सांद्रता दी है Fe की वो कितनी दी है 1m। तो ये कह रहा है Fe सेल का EMF होगा। Fe मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पार्ट हो गया खत्म। अब ये कह रहा है सेल का EMF होगा। अब आपने पढ़ा भी, अगर मुझे सेल का EMF निकालना है, यानी अगर मुझे ई नॉट सेल का मान निकालना है, ई नॉट सेल की, क्योंकि यहाँ पे Zn के ऊपर ई नॉट है और Fe के ऊपर ई नॉट है, तो जब हम ई नॉट निकालते हैं तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकालते हैं। अब हमें पता है कि जो कैथोड होता है वो कौन होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो एनोड होता है वो कौन होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है। तो यहाँ देखें तो जो Fe की वैल्यू है -0.44 है, और जो Zn की वैल्यू है वो -0.76 है, और हमें पता है वैल्यू किसकी ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है Fe की। तो Fe की वैल्यू ज़्यादा है तो ये कौन होगा, कैथोड, कैथोड होगा, यानी -0.44। इसमें से माइनस कर देंगे एनोड की वैल्यू, एनोड कौन है, Zn, यानी -0.76, 0.76। तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.44 प्लस 0.76। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो 0.76 में से हमें माइनस करना है 0.44। तो जब 0.44 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखें ये हमारे पास हो गया 0.76 में से 0.44 को जब माइनस करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.32। इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन हमको क्या दिया है, 1.20 वोल्ट, 0.32 वोल्ट, 1.20 माइनस में दिया है, और लास्ट है -3.2 वोल्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, यानी बी, यानी 0.32 वोल्ट हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास है वो हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, यानी 15वें क्वेश्चन की बात करें तो 15वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर धातु के साथ Ag+ के अपचयन के लिए मानक सेल विभव दिया है 0.46 वोल्ट, और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान पूछा गया है। अब मानक की बात करें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ठीक है, Ag+ आपको दिया गया है, इसका मुझे क्या करना है, अपचयन करने पर विभव जो है वो 0.46 वोल्ट पाया गया है, यानी ई सेल का मान दिया हुआ है और गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला आपने जो पढ़ा था वो कुल मिलाकर ये पढ़ा था कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल, ये आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मुझे Ag का अपचयन करना है, तो Ag का अपचयन का मतलब हो गया Ag के ऊपर कौन सा आवेश दिया है, प्लस का। अब अपचयन का मतलब है कि Ag पे चार्ज है प्लस का 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा,
ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो जाएगा, Ag में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है Ag प्लस का जब हम अपचयन करते हैं Ag में, तो Ag एक इलेक्ट्रॉन लेता है, Ag एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब है n का मान कितना हो गया, n का मान हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब n का मान 1 हो गया। ई नॉट सेल का मान जो हमें दिया गया है, ठीक है, ई नॉट सेल का मान हमें जो दिया गया है वो कितना है, वो दिया गया है 0.46 वोल्ट दिया गया है, 0.46 वोल्ट है, और n का मान कितना हमारे पास 1 है। तो ये हो गया हमारे पास n बराबर 1, और हमारे पास ई नॉट जो है वो बराबर हो गया 0.46 वोल्ट। चलें, अब ये सारी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ताकि डेल्टा जी नॉट का मान निकल सके। तो देखें, अब आपको करना क्या है, सब कुछ चीज़ें में पता लग गई है। तो हमारे पास हो गया डेल्टा जी नॉट बराबर में n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद गुणा कर देंगे f से, तो f का मान कितना है, f का मान है 96500, तो जाएगा 96500 इंटू में ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, 0.46 वोल्ट दिया है। अब इनकी क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। आंसर आपको दिख रहा है कि आंसर माइनस में है, ठीक है, तो उसका मतलब है माइनस वाले ऑप्शन हमें चेक करना है, पर माइनस तो 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब गुणा करने के बाद क्या आएगा देखें, 0.46 में से इस पॉइंट से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। अब बच गए मेरे पास 965 और 4 और ये 6, गुणा हमें करनी है इनकी, ठीक है, 965 की गुणा करनी है किसमें, 46 में। तो गुणा करने पर क्या आएगा, यह आ जाएगा 6 पंजे 30, 0 हासिल लगा 3, 6 चिंग 36 और 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 6 निंग 54, 54 और 3 57, ये आ गया हमारे पास इनटू। अब गुणा कर दी हमने किसकी, 4 की कर दी। तो 4 की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखें 4 के जब गुणा करेंगे तो जाएगा 5 चौक 20 की 0 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 9 चौक 36 और 37 ये 38 हो जाएगा। अब देखें क्या आया, तो ये आ गया हमारे पास 0 0, इसके बाद आ गया 9, इसके बाद आ गया 7 और 6 13, 3 हासिल लगा 1, 8 5 13 14 का 4 हासिल लगा 1 और ये 4, यानी कि आ गया 44 3 9 0। ये आंसर हमारा किस में आएगा, तो ये आंसर हमारा आएगा जूल में। अब यहाँ पे आंसर किस में दिया है, जूल में 1 ही दिया गया है, जो कि -89 है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होने से रहा। बाकी किलो जूल की बात करते हैं, तो इस जूल को किलो जूल में चेंज करेंगे तो 44 पॉइंट में आ जाएगा। 390 को मैं 4 लिख सकता हूँ, या 5 आगे जो भी है, तो 44 समथिंग आ जाएगा, किसमें, किलो जूल में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, -44.5, क्योंकि माइनस तो डेल्टा जी के आगे होता ही है। इसका मतलब आंसर आ जाएगा -44.5 किलो जूल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 है, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अब आपको ये बताना है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट चालकता जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट चालकता को हम शो करते हैं किससे, कप्पा से। किससे शो करते हैं, कप्पा से। अब हमने पढ़ाया था यहाँ कि भाई जो कप्पा है, जो विशिष्ट चालकता है, वो कहती है 1 सेंटीमीटर क्यूब में यानी 1 ml में कितने आयन्स हैं। जितने आयनों की संख्या ज़्यादा होगी उतनी विशिष्ट चालकता बढ़ेगी। और हमने यहाँ पे शॉर्ट एंड ट्रिक का यूज़ किया था कि जो कप्पा है और जो तनुता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी अगर तनुता को बढ़ाऊंगा तो कप्पा यानी विशिष्ट चालकता घटेगी, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml में आयनों की संख्या घटती है। इसका मतलब है विशिष्ट चालकता घटेगी। इसमें हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। तो हमने पढ़ा था मोलर चालकता जो है वो तनुता के समानुपाती होती है, यानी तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। इसका मतलब है मोलर चालकता का मान बढ़ता है, कप्पा यानी विशिष्ट चालकता का मान घटता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 17।
वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो पहले हमें ये चेक करना है कि कौन वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य आपने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन जिसमें से विद्युत धारा बह सके उस समय क्या कहते थे, वैद्युत अपघट्य। यानी कोई भी पदार्थ हमने लिया है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, हमने एक बीकर ले लिया, एक पदार्थ ले लिया, ये हमारे पास कोई भी पदार्थ हो गया। इस पदार्थ को मैंने सपोज करो पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद जब हम इसमें से विद्युत धारा पास करते हैं, जब हम इसमें से विद्युत धारा पास करते हैं, अगर ये जलीय विलयन विद्युत धारा को पास होने दे रहा है, इसका मतलब ये पदार्थ कैसा है, वैद्युत अपघट्य है, अन्यथा वैद्युत अनअपघट्य बोला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा बह सकती है। उसके बाद हमने पढ़े थे प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, परंतु हम इतने डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। यहाँ मैं आपको शॉर्ट एंड ट्रिक बताता हूँ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ अगर चेक करने हो तो बस ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस में टूट रहे हैं या नहीं। जो भी पदार्थ प्लस और माइनस में टूट जाएगा वो काम करेगा किसका, वैद्युत अपघट्य का। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन होंगे। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये तो वैद्युत अपघट्य है। दूसरा है यूरिया, चलो इसको देखते हैं। तीसरा है अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3, तो ये प्लस और माइनस में टूट जाता है, NH4 प्लस और NO3 माइनस। बात करें नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, HNO3 टूटता है H प्लस में और NO3 माइनस में टूट जाता है। इसका मतलब तीनों प्लस माइनस में टूटते हैं, तो ये तीनों क्या हैं, वैद्युत अपघट्य हैं। अब चौथा हमारे पास जो यूरिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो यूरिया का जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। तो ये यूरिया का जो सूत्र है वो NH2CONH2 होता है और ये प्लस माइनस में नहीं टूटता है। इसका मतलब है कि ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यानी ये थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखें, पहला है गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तीसरा है गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और चौथा है दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जो बात करें तो आपने जो पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, हमारे पास जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ CE, यानी केमिकल एनर्जी चेंज होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में, तो मैं इसको EE लिख रहा हूँ। तो जो केमिकल एनर्जी थी वो EE में चेंज होती थी, ठीक है, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। तो पहले हम गैल्वेनिक सेल का ही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद सेकंड है विद्युत अपघटनी सेल में, चलो थर्ड पे जाते हैं, गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट हो गया। बात करते हैं किसकी, विद्युत अपघटनी सेल में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती थी केमिकल एनर्जी में। यानी इस केस में मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान से देखें, तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि विद्युत ऊर्जा बदलती थी किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत अपघटनी सेल में क्या यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, और उस बैटरी से करंट निकलता है यानी विद्युत ऊर्जा निकलती है, जिस वजह से बीकर के अंदर रिएक्शन चलती हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और एक शॉर्ट एंड ट्रिक का यूज करें तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या आ रहा है, विद्युत आ रहा है, तो यहां से आप चेक कर सकते हो, इसका मतलब विद्युत किस में चेंज हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है। चलें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार,
निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है। पहली बात, ये नियम, प्रथम नियम जो है ये किसका नियम है? तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने टॉपिक पढ़ा था फैराडे का नियम। फैराडे के दो नियम थे, प्रथम और द्वितीय। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था, यानी फैराडे ने जो नियम दिया था वो किस पे दिया था? विद्युत अपघटन पे दिया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रथम नियम की। तो प्रथम नियम जो था वो क्या था? W = Z और Q था। Q इसमें क्या था? आवेश, और W क्या था? इसमें द्रव्यमान। तो यहाँ देखें, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान यानी W समानुपाती होता है। तो आपको दिख रहा है कि ये Q है, यानी आवेश के। इसका मतलब जितना आवेश ज्यादा होगा उतना मात्रा ज्यादा निक्षेपित होगी, यानी द्रव्यमान उतना अधिक निक्षेपित होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विभवांतर के, प्रतिरोध के, आवेश के और ताप के। तो हमने यहाँ पे भी क्या पढ़ा है? हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई जो द्रव्यमान होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, यानी W समानुपाती होता है Q के। फिर समानुपाती हटता था और Z और Q आ जाता था। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो C है, यानी आवेश के, ये आपका सही हो जाएगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? तो मैंने आपको प्राथमिक सेल पढ़ाई थी और द्वितीयक सेल आपको मैंने पढ़ाई थी। प्राथमिक सेल कितनी होती थी? 2 होती थी। प्राथमिक यानी प्राइमरी। तो प्राइमरी 2 होती थी। एक तो हमारे पास कौन सी थी? एक हमारे पास थी जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने शुष्क सेल, शुष्क सेल। और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? मरकरी यानी Hg सेल पढ़ी थी। तो ये प्राथमिक थी यानी प्राइमरी थी। इसके बाद सेकेंडरी यानी द्वितीयक भी 2 थी। द्वितीयक में पहले हमने पढ़ा था लेड संचायक सेल। लेड को हमने क्या नाम दिया था? सीसा। तो सीसा संचायक सेल। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था इसमें NiCd यानी निकिल कैडमियम सेल पढ़ा था। अब आप देख सकते हैं कि द्वितीयक सेल हमारे पास 2 हैं, एक तो लेड संचायक है और एक NiCd है। तो इन 4 ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेनियल सेल, ये नहीं है। शुष्क सेल भी नहीं है क्योंकि तो प्राथमिक है। सीसा संचायक सेल आपको दिख रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फैराडे नियतांक। तो फैराडे नियतांक की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होती है। तो आपने पढ़ा था 1 फैराडे = होता है 96500 कूलाम, 96500 कूलाम। और मैंने कहा था ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद करनी है। और ये 1 फैराडे का मतलब क्या था? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, जो आवेश होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे बोलते हैं। और सबने पढ़ा था 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है वीडियो में। तो इसका मतलब है 1 फैराडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96500 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में क्या करा है? दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए अनंत तनुता पर मोरा चालकता ज्ञात की जाती है। तो आपको बताना है किस नियम से ज्ञात की जाती है। पहला है फैराडे का नियम, दूसरा है कोलॉन्स नियम, तीसरा है नस्ट नियम से और चौथा है ओम नियम से। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था दुर्बल विद्युत अपघटय जो आपके पास है अनंत तनुता पर जो इसकी मोलर चालकता है यानी λm0 है, किसका? दुर्बल का। तो मैंने आपसे कहा था कि दुर्बल के लिए हम λm0 कोलराउंस के नियम से निकालते हैं, कोलराउंस के नियम से। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो वे रिपीटेड आ गया है, कोलराउंस का नियम लागू होता है। तो आपके पास अब देखें, पहला ऑप्शन है प्रबल विद्युत अपघटय पर, दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघटय पर, तीसरा है दोनों पर, चौथा है किसी पर नहीं। अब यहाँ से एक बात है जो ध्यान देने वाली है और मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया भी था। मैंने आपको ये बोला था कि कोलॉन्स का नियम से हम क्या करते हैं?
पहले हम लैम्डा एम नॉट निकालते हैं किनका, प्रबल वालों का, प्रबल वालों का लैम्डा एम नॉट निकालते हैं और इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दुर्बल वाले जो विद्युत अपघटे हैं इनका लैम्डा एम नॉट हम निकालते थे। ठीक है, जो प्रबल विद्युत अपघटे हैं उनके लैम्डा एम नॉट का मान निकालने के बाद हम दुर्बल वालों का लैम्डा एम नॉट का मान निकालते थे। ये दुर्बल वाला केस आपने कोलॉन्स नियम के अनुप्रयोग में पढ़ लिया होगा, तो इसका मतलब है कि ये प्रबल पे भी काम कर रहा है और ये दुर्बल पे भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो आपके पास है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाए। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 पे। देखें 24 में दिया है 2 फैराडे आवेश से Ag प्लस का कितना मोल निक्षेपित होगा। अब यहाँ पे आपको दिया क्या है, फैराडे दिया यानी आवेश दिया है और Ag प्लस का कितना मोल निक्षेपित होगा ये पूछा जा रहा है। अब एक सिंपल सी बात है कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था फैराडे के नियम का, उस हिसाब से देखें। सबसे पहले ये जो Ag प्लस है, ठीक है, इस Ag प्लस को हमें चेंज करना है किसमें, इस Ag प्लस को हम चेंज करेंगे सबसे पहले Ag में। अब इस Ag प्लस को Ag में कैसे चेंज करेंगे, इस Ag प्लस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये Ag प्लस किस में चेंज होगा, Ag में चेंज होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। इस एक का मतलब हुआ n की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था Q = N और F पढ़ा था। अब यहाँ पे N का मान हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, और जो आपके पास फैराडे है, फैराडे तो F है ही। तो यहाँ ध्यान से देखें कि हमारे पास 1 फैराडे लगा है Ag प्लस को किस में चेंज करने में, Ag में। अब यहाँ पे बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि 2F आवेश से Ag प्लस का कितना मोल निक्षेपित होगा। अब जरा यार ध्यान से देखें तो आपके पास जो फैराडे लगे हैं वो कितने लगे हैं, 1 फैराडे से ये जो Ag है इसका ये कितना है, 1 है। इसका मतलब है इस 1 फैराडे से 1 मोल Ag बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, फैराडे की संख्या 1 की जगह कितनी है, 2 है। अब 2 है तो इसका मतलब है अगर 1 फैराडे से 1 मोल Ag बन रहा है तो 2 फैराडे से कितना मोल Ag बनेगा, 2 मोल Ag बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। 9650 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर Cu2+ से कितने मोल Q, ये बेसिकली Q नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये Cu है यानी कॉपर है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि Cu2+ से कितने मोल Cu निक्षेपित होगा और आवेश की वैल्यू कितनी दी है, 9650 कूलाम दी है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल आपको ये करना है कि जो आपके पास Cu2+ है पहले वो देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखें ये मेरे पास हो गया Cu2+ और ये हमने चेंज कर दिया Cu में। अब यहाँ देखें तो Cu2+ को Cu में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये Cu में चेंज हो गया। यहाँ Cu कितना बना है, 1 मोल बना है, यहाँ Cu 1 मोल बना है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2 फैराडे हो गया, 2 फैराडे हो गया। अब हमें पता है 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलाम होती है, यानी 2 गुणा 96,500 इजिकल टू कॉपर का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है कॉपर। अब हमारे पास आवेश कितना है, तो आवेश है 9650, तो इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 1 मोल ऊपर आ जाएगा, बटे में ये वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 9650 इंटू में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9650। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, 10 हो गया, 10 की गुणा हमने 2 में कर दी तो 20 हो गया, तो ये आ गया 1/20 यानी 0.05 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ठीक बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.05, इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो
करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26 यानी प्रश्न 26, 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित की गई तो कुल आवेश कितना होगा। तो ये फैराडे का प्रथम नियम था, आपने पढ़ा ही है कि आवेश निकालने का तरीका क्या होता है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, Q = होता है I × T। तो I इसमें क्या है, धारा है, धारा आपको कितनी दी है 2 एम्पियर, तो 2 हो गया, गुणा T इसमें क्या है समय, यानी कितना हो गया 30। अब मिनट में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, सेकंड में, तो 30 × 60 तो कितना आ जाएगा 30 × 60 यानी 6 × 18 36, तो यह आ जाएगा 3600 कूलाम। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 3600 कूलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 फैराडे आवेश द्वारा Ag का कितना द्रव्यमान निक्षेपित होगा, यह आपको बताना है। फैराडे कितने लग रहे हैं, 0.5 फैराडे लग रहे हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो Ag है उसका आवेश यानी चार्ज कितना होता है, +1 होता है, यह आपने पढ़ी रखा है। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 27, 54, 108 और 216। तो देखें सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हो गया, हमें पता है कि Ag पे जो आवेश होता है वो प्लस का 1 होता है और हमें इसको चेंज करना है किसमें, Ag में। कैसे चेंज होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तब चेंज होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 फैराडे हुआ, यानी 1 फैराडे में Ag कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। और Ag का जो द्रव्यमान होता है अगर आपको याद हो तो 108 होता है, यानी 1 फैराडे से 108 ग्राम क्या बन रहा है, Ag बन रहा है, 108 ग्राम Ag बन रहा है। अब फैराडे की संख्या कितनी दी है, 0.5, तो 0.5 का मतलब हुआ आधा। अगर मैं 1 फैराडे का आधा कर रहा हूं तो 108 का भी आधा होगा, तो 108 का आधा कितना हो जाएगा, 54। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा ठीक आ जाएगा, बी, यानी 54 ग्राम आ जाएगा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो फिर बाकी क्वेश्चन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 28, 96500 कूलाम आवेश द्वारा Al3+ से कितने मोल Al प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, कितने मोल Al प्राप्त होंगे। तो सबसे पहली बात है Al का चार्ज हमें पता है कितना है, Al का चार्ज है +3 और इस Al को हमें चेंज करना है, यानी +3 को चेंज करना है सिंपल किसमें, Al में। कब चेंज होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और 3 का मतलब क्या हो गया, 3 फैराडे हो गया। Al के आगे कितना है, 1 है, इसका मतलब ये 1 मोल हो गया। अब ध्यान से देखें 3 फैराडे से कितने मोल बन रहे हैं, 1 मोल बन रहे हैं। अब हमें पता है कि भाई फैराडे का मतलब क्या हुआ, 96500 कूलाम हो गया। अब ये कह रहा है कि 96500 कूलाम आवेश द्वारा Al3+ से कितने मोल Al प्राप्त होंगे। तो 3 फैराडे का मतलब हुआ 3 गुणा 96500 = 1 मोल। तो अब 3 फैराडे की जगह यानी जो आवेश है वो कितना है, अब आवेश जो मैं क्वेश्चन में दिया है वो है 96500, तो = में क्या आ जाएगा, 1 मोल तो ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 3 × 96500 और गुणा में ये सामने वाली वैल्यू आ जाएगी 96500। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आया कितना, 1/3 मोल आया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा है इसलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सेल का E0 सेल बराबर 0 हो तो संतुलन स्थिरांक K होगा, ये आपको बताना है। 1 होगा, 0 होगा, 10 होगा या 4 होगा, ये आपको बताना है। संतुलन स्थिरांक का मतलब है बेसिकली साम्य स्थिरांक। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो ध्यान रखेंगे, संतुलन स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक बोलते हैं। अब E0 सेल का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपका पास क्या था, ΔG0 = -NFE0 सेल, ये आपने पढ़ा था।
अब यहाँ पे देखें, अगर E0 सेल का मान मैं 0 रखूंगा तो 0 की गुणा N और S में करूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल डेल्टा G का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा G का मान 0 आ जाएगा। और डेल्टा G का मान 0, या अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड फॉर्मूले की, तो आपने पढ़ा था डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, अब हमसे क्या मान पूछा जा रहा है, K का मान पूछा जा रहा है। अब एक बात सिंपल सी है, जब डेल्टा G0 का मान यहाँ जो है 0, अगर मैं 0 को यहाँ रखूँगा और इस सबको बटे में ले आऊँगा तो ओवरऑल कितना मान आ जाएगा, 0 बराबर log K आ जाएगा। अब जिस तरीके से आपने पढ़ा है कि अगर मुझे K का मान निकालना है तो K के आगे क्या दिया है, log दिया है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ फिर हम एंटी लॉग लगा देते हैं। ठीक है, यानी जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, एंटी लॉग। तो मैंने लिख दिया एंटी 0 बराबर K लिख दिया। अब एक बात का ध्यान रखना कि हमारे पास log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान 0 होता है, तो इसका मतलब है एंटी का मतलब होगा उल्टा, यानी 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो आंसर है उसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपके पास क्या है, 9650 कूलाम आवेश द्वारा Ag, n का मान दिया हुआ है पहले से ही 1 है, का कितना द्रव्यमान निक्षेपित होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास दिया है Ag, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Ag के आवेश से हमें पता है कि Ag का आवेश कितना होता है, प्लस का 1 होता है, और इसको हमें किस में चेंज करना है, Ag में। 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके इसमें चेंज हो गया, यानी 1 फराडे आ गया, 1 फराडे आ गया। ठीक है, और Ag का द्रव्यमान कितना होता है, 108 होता है, ये हमें पता है। 1 फराडे का मतलब हो गया 96500 कूलाम बराबर 108 ग्राम, ये हमारे पास हो गया। अब इसका मतलब है 96,500 कूलाम में कितने ग्राम मिलते हैं, 108 ग्राम मिलते हैं। तो क्वेश्चन में कितना पूछा है, क्वेश्चन में इतना कूलाम दिया है, तो 9650 इजिकल टू 108 ऊपर आ जाएगा, बटे में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 96500 गुणा में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9650। तो जब हम इसको कट करेंगे नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो बच गया 108 बटे 10। अब 108 बटे 10 का मतलब क्या आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा, और 10.8 कहाँ आ रहा है, तो वो सेकंड नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि Q बराबर K हो तो E सेल होगा। अब एक बात सोचने वाली है, ये 11वीं में आपने पढ़ा होगा Q, जो Q होता है, Q इजिकल टू होता है P/R, और ये जो K है स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं साम्य स्थिरांक, ये भी क्या होता है, P/R होता है। पर ये जो साम्य स्थिरांक है, इसका मतलब क्या होता था कि जब दोनों तरफ की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, यानी अभिकारक और उत्पाद की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब दोनों तरफ की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक बोलते हैं, और ये उत्पाद बटे अभिकारक का अनुपात है। Q को हम बोलते हैं उत्पाद बटे अभिकारक का अनुपात तो है, पर ये साम्य स्थिरांक यानी साम्य अवस्था को छोड़कर उस स्थिति में उत्पाद बटे अभिकारक का रेशियो अनुपात क्या होगा, उसको हम बोलते हैं Q। ठीक है, तो K और Q देखने में जैसे हैं, मतलब निकालने का तरीका दोनों सेम रहेगा, परंतु दोनों बातें अलग अलग है। K का मतलब है ये साम्य की बात कर रहा है, और Q जो है साम्य पर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, K का मतलब साम्य पर उत्पाद और अभिकारक का अनुपात, और Q का मतलब है बिना साम्य के उत्पाद और अभिकारक का अनुपात। अब यहाँ दिया है Q बराबर K, मतलब अब जो Q है वो साम्य में आ चुका है, और साम्य में आ चुका है तो इसका मतलब दोनों तरफ की सांद्रताएं कैसी हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं।
और जब दोनों तरफ की सांद्रता स्थिर होंगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ई सेल का मान कितना हो जाएगा, ई सेल का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 एम केसीएल विलयन की चालकता 0.0014 साइमन पर सेंटीमीटर है, मोलर चालकता होगी। तो आपको निकालना क्या, मोलर चालकता निकालनी है। तो आपने मोलर चालकता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था, लैम्डा एम इजिकल टू कप्पा अपॉन सांद्रता यानी सी या मोलरता, दोनों बातें एक ही हैं। अब मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि 1000 कब लेंगे और कब नहीं लेंगे। चालकता का मतलब हुआ कप्पा, तो कप्पा की वैल्यू किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो मैंने कहा था अगर सेंटीमीटर होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा, और अगर मीटर में होता तो फिर 1000 नहीं आता। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यू आपको दी हुई है। तो देखें कप्पा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.001 और 4 इंटू क्या आ जाएगा 1000, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा सांद्रता। तो सांद्रता कितनी दी है, 0.01 दी है। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखें, अगर मैं इसको 10 की घात में लेकर चलूँ 1 2 3 तो ये बन जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3। तो उससे ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ गया 1.4 ऊपर, ठीक है। और बटे की बात करते हैं तो बटे में क्या बच गया, 0.01 बच गया। अब आपको पता है मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो ऊपर, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 जीरो नीचे। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, कितना बच गया 140। इसका मतलब फाइनल जो आंसर हमारे पास आया वो कितना आ गया, 140 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 1 एम्पियर की धारा 9650 सेकेंड तक प्रवाहित की गई, कितने फैराडे आवेश प्रवाहित हुए। तो फैराडे यानी आपको आवेश निकालना है। तो आपको सिंपल पता है कि जो फॉर्मूला आपके पास था वो क्या था, फॉर्मूला क्या था, Q इजिकल टू आई टी। ये तो बहुत इजी है, तो Q इजिकल टू आई टी। अब आई इसमें क्या है, एम्पियर है, कितना दिया है 1, तो 1 आ गया, गुणा टी यानी समय है सेकंड में, तो कितना दिया है 9650 दिया है। तो ओवरऑल गुणा कर देंगे तो सिंपल यही आ जाएगा 9650। तो आपका जो आंसर है वो 9650 है। अब यहाँ पे जो आंसर है वो किस में है, यहाँ पे आंसर जो है वो फैराडे में दिया गया है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 1 फैराडे है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96500 होता है, और यहाँ पे हमारे पास आवेश कितना दिया है 9650 दिया है। तो ओवरऑल कितना बैठेगा भाई, 96,500 बराबर 1 फैराडे है। तो इतना बराबर कितना फैराडे होगा, 1 जीरो की कमी है यानी 0.1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस ये रखें कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलें प्रश्न नंबर 34 देखें। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी सेल का E0 सेल 1.10 वोल्ट है। यदि Q बराबर 10 है और N बराबर 2 हो तो E सेल होगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1.070, 1.100, 1.130 और 1.041। तो अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ई सेल है और यहाँ Q है। मैंने कहा था Q देखने में किसके जैसा होता है, K यानी साम्य स्थिरांक के जैसा। तो नर्स समीकरण क्या थी, नर्स समीकरण थी ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग K या लॉग Q, ठीक है। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो ई सेल इजिकल टू E0 सेल का मान कितना दिया है 1.10, तो 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन N का मान रखेंगे। तो N का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 हो गया, गुणा लॉग Q, तो ये हो गया लॉग, और Q का मान कितना दिया है 10 दिया है तो 10 हो जाएगा। अब लॉग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये तो हट गया, बचा ये 0.0591। अब इस 0.0591 को 0.06 मान लेंगे, ध्यान रखना। तो 1.10
माइनस 0.06 अपॉन 2, 2 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। देखें तो हमारे पास हो गया 1.10 माइनस, यहाँ पे अपॉन में 2 था, मैंने कहा 0.0 फाइनल नंबर को 0.06 मान लेंगे, 2 से काट देंगे तो 0.03 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 1.10 में से 0.03 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो गया 1.10 में से 0.03। फिलहाल देखें अभी जो हमारे पास है 0.03, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एक मिनट, देखें तो हमारे पास हो गया 1.10 में से माइनस कर देंगे 0.03, तो कितना था? 10 में से 3 गए 7, यहाँ कुछ नहीं बचा और आपके पास हो गया है 1.07। तो 1.07 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, तो ये सही हो जाएगा। तो आई होप 34 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि Q बराबर 1 हो तो E का मान आपको बताना है कि E का मान क्या होगा। चलो हमारे पास नर्स जो समीकरण थी उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या था? E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और उसके बाद क्या है? log Q। अब यहाँ पे Q का मान कितना दिया है? 1। Q का मान अगर 1 दिया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे Q का मान हम 1 रख देंगे और log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब अगर 0 होगा तो गुणा कर देंगे इसकी पूरे की, तो जब इस पूरे की गुणा 0 में करेंगे तो ओवरऑल ये सारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्या बचेगा? E सेल बराबर E नॉट सेल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि Q बराबर 1000 हो, N बराबर 1 हो तो E नॉट माइनस E होगा। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ भी हमारे पास क्या होगा? यहाँ भी हमारे पास नर्स्ट समीकरण लग जाएगी। ठीक है, देखें तो ये हो गया हमारे पास E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन n और log Q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें E नॉट सेल मतलब E नॉट और माइनस E पूछा गया है, तो इसका मतलब है अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इस साइड ले आऊँ और इस E सेल को इस साइड ले आऊँ तो तब जाके मेरे पास E नॉट माइनस E आ जाएगा। ठीक है, देखें तो जब मैं इस वैल्यू को इस साइड लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो गया 0.0591 अपॉन n, ठीक है, इंटू log Q। तो log ये हो गया और Q का मान कितना है? Q का मान है मेरे पास 1000। तो ये जो 1000 है Q का मान, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 3 बराबर हमारे पास क्या आ गया? E नॉट माइनस E आ जाएगा, यानी E नॉट सेल माइनस E सेल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंपल देखें, यहाँ पे दिया है log 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 का मतलब 10 की पावर आ गई, तो इस पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? log m की पावर n का, तो पावर कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी। तो फिलहाल मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.0591 अपॉन में n। अब n का मान कितना दिया है? यहाँ पे 1 दिया है तो 1 आ जाएगा, गुणा यहाँ पे log 10 की घात 3 है तो पावर आ जाएगी आगे 3, और ये हो गया log 10 बराबर E नॉट माइनस E। अच्छा आप देखें यहाँ पे हमें पता है कि log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, और log 10 का मान अगर 1 होता है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 1 ही रहेगा। बचा क्या?
0.591 इंटू 3 बराबर ई नॉट माइनस ई बच जाएगा। अब गुणा कर देंगे 3 की इसमें तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके बाद 9 तिया 27 यानी 2, 5 से 15, 16, 17 यानी 0.1773। तो 0.1773 कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये ठीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, देखें प्रश्न आपको दिया है यदि Q का मान 1 से कम है तो क्या होगा। Q का मान अगर 1 से कम है तो क्या होगा, तो इसका मतलब है ये भी Q अगर दिया हुआ है तो ये भी नर्स समीकरण से सॉल्व होगा। सिंपल सी बात है। अब नर्स समीकरण से सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें हमारे पास समीकरण हो गई E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और ये हो गया log Q। अच्छा, अब हम काम करते हैं, Q का मान 1 से कम लेते हैं, मान लो 0.1 ले लिया। 0.1 का मतलब 10 की घात माइनस 1 ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि log m की पावर n का फॉर्मूला बनेगा, तो पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n गुणा माइनस 1 हो जाएगा, और log 10 का मान 1 होता ही है। अब यहाँ देखें तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है वो इसमें जुड़ जाएगी। अब जब जुड़ेगी तो ई सेल का मान जो है वो ज़्यादा आएगा। ई सेल का मान ज़्यादा आएगा किससे, ई नॉट सेल से। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी ई सेल का मान जो है वो ई नॉट सेल से अधिक होगा, क्योंकि ई नॉट सेल में ये सारी वैल्यू प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। तो जब ये सारी वैल्यू ई नॉट सेल में जुड़ेगी तो फाइनल जो ई सेल होगा उसका मान ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 38। यदि k बराबर 10 की घात 5 तथा n बराबर 1 तो ई नॉट सेल का मान कितना होगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि ई सेल का मान नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ पे ई सेल का मान नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे k को देख के समझ में आता है कि रिएक्शन किस में चल रही है, रिएक्शन जो है साम्यावस्था में चल रही है। रिएक्शन साम्यावस्था में चल रही है, इस k को देख के समझ में आता है। और साम्यावस्था में जो हमारे पास ई सेल होता है तो साम्यावस्था में ई सेल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो जो नर्स समीकरण हमारे पास है क्या है, ई नॉट मतलब ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n और log Q की जगह क्या दे रखा है, k, तो log k हो जाएगा। अब क्योंकि इसका मान 0 है तो ओवरऑल ये वाला सारा डाटा हम दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, तो ई नॉट सेल बराबर बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यानी फॉर्मूला बन गया ई नॉट सेल बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.0591 अपॉन n। फिलहाल जो n का मान है वो हम बाद में रखेंगे। log, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे हमने n का मान फिलहाल रख देते हैं, चलो k यानी 1 है, और log k, तो log k का मान कितना दिया है, 10 की घात 5 दिया है, 10 की घात 5। अब हमें पता है कि 10 की घात 5 है तो पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखें तो फिलहाल अब जो हमारे पास है वैल्यू वो हम पुट कर देंगे, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 इंटू 5, और log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 होता है। तो अब हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या वैल्यू आएगी, देखें तो अब हमारे पास आ गया 5 की गुणा 1 में करें तो 5 एकम 5 हो गया। इसके बाद 5 में 45 यानी 4, 5 25 और 4 29, यानी ये वैल्यू आ जाएगी
0.2955 हो जाएगा। ठीक है, 0.2955 हो जाएगा। हालांकि इसमें 2.955 होना चाहिए था, बट क्योंकि ऑप्शन में दिया है ऐसा, तो फिलहाल हम ऑप्शन नंबर ए को ही राइट कर देंगे। तो आई होप आपको ये वैल्यू समझ में आ रही होगी। कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2-4 क्वेश्चन की नीड हमें पड़ती है, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं, सिर्फ डाटा चेंज होता है बस। अब देखें किस स्थिति में सेल संतुलन पर होगा। संतुलन का मतलब है साम्यावस्था की बात चल रही है। साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में पढ़ चुके हैं कि साम्यावस्था में ई सेल का मान 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक बैठेगा। तो ध्यान रखना, संतुलन का मतलब क्या है, संतुलन का मतलब है साम्य अवस्था। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है। यदि q बराबर 0.1 हो तो और n बराबर 1 हो तो e का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या होगा, नर्स समीकरण लगेगी। तो नर्स समीकरण क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। तो n का मान कितना दिया है 1, तो 1 रख देंगे। इसके बाद log q का मान कितना दिया है 0.1, तो 0.1 को हम क्या ले सकते हैं 10 की घात माइनस 1। अब घात कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, और जब आगे आएगी तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन दिखाई, देखो ये माइनस पावर जब आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये डाटा सारा जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस की जगह प्लस 0.0591 अपॉन 1 है तो 1 का तो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आंसर बैठ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल सेल में एनोड कौन सा है। तो डेनियल सेल हमने पढ़ा था जिंक और कॉपर वाला वीडियो में, ठीक है, और हमने जिंक और कॉपर वाला पढ़ा था। तो मैं पता हूँ वहाँ पे जिंक कौन था, एनोड था, और कॉपर कौन था, कैथोड था। तो इसमें सिंपल आपसे क्या पूछा गया है, डेनियल सेल में एनोड कौन सा है। तो एनोड कौन होगा, आपके पास जिंक होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन आया है, तो हम जिंक पे राइट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए डेनियल सेल का मतलब जिंक और कॉपर वाला जो हमने बीकर लिया था उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें जिंक जो है वो कौन होता है, एनोड होता है। चले नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक हो वह क्या बनेगा, एनोड बनेगा, कैथोड बनेगा, ऑक्सीकरण करेगा या निष्क्रिय रहेगा, ये आपको बताना है। अब एक छोटी सी बात है जो आपको बतानी है। देखो अपचयन विभव जो है अधिक धनात्मक है, ये आपको दिया गया है। तो इस हिंट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पढ़ाई थी सकेता श्रेणी। तो सकेता श्रेणी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था उस टाइम पे कि जो सकेता श्रेणी हमारे पास है, उस सकेता श्रेणी में ऊपर का डाटा किस चीज़ में था, ऊपर का डाटा था माइनस में, फिर एच था, और फिर यहाँ पे नीचे गोल्ड था। मतलब यहाँ हम ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर कौन था, लिथियम था। तो मैंने कहा था यहाँ का डाटा माइनस में सबसे ज़्यादा होता है, एच पे 0 होता है, और गोल्ड पे प्लस की तरफ होता है। इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव प्लस में बढ़ता है, यानी पॉजिटिव में बढ़ता है। अब एक बात सिंपल सी है, पॉजिटिव में बढ़ता है तो यहाँ पे क्या है, विभव अधिक धनात्मक है, यानी नीचे वालों की बात हो रही है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक हो, अब वो कैसा काम करेगा। तो एक सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था कि जो अपचायक गुण है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, इसका मतलब है ऑक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। ऑक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, और ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो है इलेक्ट्रॉन का लेना, यानी ग्रहण करना। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो सिंपल सी बात है अपचयन होगा।
तो अपचयन अगर होगा तो किसका होगा, जिनकी वैल्यू प्लस में ज़्यादा होगी। अब प्लस वाले कौन होते हैं, नीचे वाले। इसका मतलब है नीचे वाले अगर प्लस वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी ले लेते हैं, इनका मतलब है कि अपचयन इनका सबसे जल्दी होगा। तो अपचयन अगर इनका सबसे जल्दी होगा तो हमें पता है कि अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है, और ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब अपचयन विभव का मान क्या होगा, अधिक धनात्मक होगा, तो वो काम करेगा किस चीज़ का, वो काम करेगा कैथोड का। तो यहाँ से हम शॉर्ट एंड ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि वो कैथोड बनेगा। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है जहाँ मैंने आपको शक्यता श्रेणी पढ़ाई है, तो वहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं ऊपर वाले जो तत्व हैं वो काम करते हैं एनोड का, और नीचे वाले जो तत्व हैं वो काम करते हैं कैथोड का। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं ई सेल वाले टॉपिक में भी। तो आपने पढ़ा था वहाँ पे क्या, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो ई सेल होता है उसको निकालने का जो तरीका होता है वो आपने कैसे पढ़ा था, देखें, वो आपने ऐसे पढ़ा था कि ई सेल बराबर नॉट लगा देंगे, मानक ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इससे भी हम यूज कर सकते हैं, मैंने बोला था कैथोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, कैथोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। इसका मतलब है कैथोड कौन होगा, जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होगी। और ओवरऑल ट्रिक क्या है कि नीचे वाले तत्व काम करते हैं कैथोड का शक्यता श्रेणी में, और ऊपर वाले तत्व काम करते हैं एनोड का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ई नॉट सेल धनात्मक है तो अभिक्रिया कैसी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमारे पास अभिक्रिया कैसी होगी अगर बताना हो तो हमने टॉपिक पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे ई नॉट सेल का मान कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक यानी ये प्लस हो गया। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस। तो डेल्टा जी नॉट का मान किस में आ गया, माइनस में आ गया, यानी नेगेटिव हो गया। अब डेल्टा जी नॉट का मान अगर माइनस में आ रहा है तो हम पढ़ चुके हैं, जब डेल्टा जी नॉट का मान माइनस में होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और हिंदी में बोलते हैं स्वस्फूर्त रिएक्शन। स्वस्फूर्त का मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसी रिएक्शन जो अपने आप चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वस्फूर्त रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको बोलते हैं। कब बोलेंगे, जब डेल्टा जी नॉट का मान माइनस में होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर डेल्टा जी नॉट का मान प्लस में आता तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाता, यानी ए स्वस्फूर्त रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन अपने आप नहीं चलती हैं, इनको चलाना पड़ता है। तो स्वस्फूर्त जब भी लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना ऐसी रिएक्शन जो अपने आप चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्वस्फूर्त रिएक्शन बोलते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कोलॉन्स का नियम संबंधित है, तो ये आप पढ़ चुके हो। कोलॉन्स का नियम क्या होता है, इससे हम क्या सीखते हैं, ये वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि ये नियम हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो ये नियम इसलिए पढ़ना चाहते थे कि दुर्बल विद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कोलॉन्स का नियम पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी चालकता आपको निकालनी है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलें अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का प्रथम नियम बताता है कि निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है। तो ये भी थ्योरी से ही क्वेश्चन हो गया भाई। अगर आपको थ्योरी की याद है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रतिरोध है, समय है, आवेश है और विभवांतर है। तो सिंपल सी बात है, फैराडे का नियम क्या कहता था, फैराडे का नियम ये कहता था जितना आवेश ज्यादा दोगे उतना द्रव्यमान धातु का निक्षेपित होगा। यानी हमने पढ़ा था W समानुपाती होता है Q के, तब फॉर्मूला बना था W = Z और Q। तो सिंपल सी बात है, जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो Q के क्या है, समानुपाती, यानी Q इसमें कौन है, Q इसमें आवेश है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, C। तो सी ऑप्शन में आवेश दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलें अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग का सूत्र है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको सूत्र डायरेक्टली याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है। तो लोहे पर जंग का सूत्र क्या होता है, लोहे पर जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XS2O। ये लोहे के जंग का सूत्र है। तो जंग का सूत्र आप कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विद्युत अपघटन में कैथोड होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड, और राइट हैंड साइड में कौन होता था, राइट हैंड साइड में कैथोड होता था। फिर हम इन दोनों को कनेक्ट करते थे बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव पार्ट तो कनेक्ट होता था एनोड से और नेगेटिव पार्ट कनेक्ट होता था कैथोड से। तो इसका मतलब है विद्युत अपघटन में जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी यानी ऋणात्मक हो गया। तो ध्यान रखना, विद्युत अपघटन में कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल दोनों में साइन कैसे हैं, अलग अलग है। यहाँ पे अगर कैथोड माइनस में है तो गैल्वेनिक सेल में कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानक इलेक्ट्रोड विभव मापा जाता है। ठीक है, ये भी हम हालांकि पढ़ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। देखें यहाँ पे जो सांद्रता आपको दी है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ तो मानक का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके थे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस तो ताप होना चाहिए, 1 m सांद्रता होनी चाहिए और 1 atm यानी वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन होगी तो उसको हम क्या बोलते थे, मानक। तो यहाँ सिंपल सी बात है, तीनों ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा तीनों में ये तीनों पार्ट दिए हुए हैं, इसका मतलब है तीनों के तीनों पार्ट माने जाएंगे भाई, तीनों के तीनों यूज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 49, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है, सिंपल सी बात है, एनोड पर होता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एनोड पर होता है। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन दिया है, फिर Ag दिया है, में n फैक्टर है। अब ये n फैक्टर क्या है, तो n फैक्टर निकालने का तरीका का क्या मतलब होता है, ध्यान रखिए, n फैक्टर का मतलब होता है आवेश से। n फैक्टर का मतलब क्या होता है, आवेश। तो अब हम बात करते हैं आवेश की। तो Ag तो कितना आवेश होता है, प्लस का 1 होता है। सिंपल सी बात है, प्लस का 1 अगर आवेश होगा तो इसमें n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो आई होप ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इन 50 क्वेश्चन को अगर आप इजीली समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाए हो, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर के साथ।